तो वर्ल्ड वॉर वन को कई बार ग्रेट वॉर या फिर ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है, या फिर वॉर टू एंड ऑल वॉर्स। ये एक ऐसी लड़ाई जो बाकी सारी लड़ाइयों को ख़त्म कर देगी। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कुछ साल बाद ही वर्ल्ड वॉर टू हो गया। लेकिन उस समय कहा गया था कि इतनी बड़ी लड़ाई है कि हो सकता है आने वाले 50-60 साल में कोई दूसरी लड़ाई ना हो। और ग्रेट वॉर इसीलिए कहते थे क्योंकि उस वक्त तक इतनी बड़ी लड़ाई कई सालों में, कई सदियों में नहीं हुई थी। तो इसीलिए इसके अलग अलग नाम हैं। और वर्ल्ड वॉर वन तब उसे कोई नहीं कहता था, क्योंकि ऑब्वियसली तब तक वर्ल्ड वॉर टू नहीं हुआ था। जब 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू हुआ, उसके बाद इसका नाम बदल के वर्ल्ड वॉर वन किया गया। तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये चला। और इसमें मरने वालों की संख्या थी 1 करोड़ 70 लाख। 1 करोड़ 10 लाख सोल्जर्स इसमें मारे गए, और 60 लाख सिविलियंस, आम नागरिक भी इस लड़ाई में मर गए। भी 2 करोड़ लोग इसमें ज़ख्मी भी हुए, और ज़ख्मी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब हम देखेंगे कि दोनों तरफ से लड़ाई लड़ने वाले कौन कौन से देश थे या फिर एम्पायर्स थे। तो एक तरफ थे अलाइड पावर, और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर में सबसे पहला देश है रशिया, फिर फ्रांस, फिर ब्रिटेन। अमेरिका 1917 में ज्वाइन किया इसने, और 1 साल की लड़ाई अमेरिका ने भी लड़ी। इसके अलावा जापान भी इनके साथ शामिल था। दूसरी ओर सेंट्रल पावर्स में सिर्फ 3 आपको देश याद रखने हैं। सबसे पहला है ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। इसे कई बार ऑस्ट्रिया हंगेरी भी आप लिखा हुआ पाएंगे। ये आज के जो 2 देश हैं ऑस्ट्रिया और हंगरी, यूरोप के बीच में, सेंट्रल यूरोप में, उन दोनों देशों के ऊपर लगभग एक किंगडम था, उसे ऑस्ट्रिया हंगरी कहा जाता है। और यहाँ पे जो डायनेस्टी राज करती थी उसका नाम था हैब्सबर्ग। हैब्सबर्ग डायनेस्टी ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर की। दूसरा था जर्मनी, और तीसरा है ऑटोमन एम्पायर, जो कि मॉडर्न डे टर्की का जो इलाका है उसके ऊपर उसका राज था। इस मैप में आप देखेंगे जो ऑरेंज कलर में आपको देश दिख रहे हैं वो हैं सेंट्रल पावर्स। तो ये है जर्मन एम्पायर, ये है ऑस्ट्रिया हंगरी, ये है ऑटोमन एम्पायर। ये पूरा ऑटोमन एम्पायर है, टर्की, आज का सऊदी अरेबिया और इराक का जो पूरा हिस्सा है। और उसके अलावा ये सब ऑरेंज में अफ्रीका में कॉलोनीज़ हैं, टोगो, कैमरून, तंजानिया, ये सभी जर्मनी की कॉलोनीज़ थी। और जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, तो देखिए फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये 3 सबसे बड़े बड़े देश। उसके बाद ये जितना भी एरिया है ये सब इनकी कॉलोनीज़ हैं। जैसे कि उस वक्त भारत भी एक कॉलोनी था, और सहारा के, वेस्टर्न सहारा के देश फ्रांस की कॉलोनी थे, और ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ का हिस्सा था, और कनाडा भी कॉमनवेल्थ का हिस्सा था। तो ये सभी देश अलाइड पावर्स की तरफ से लड़े थे। प्रथम विश्व युद्ध के 4 मुख्य कारण बताए जाते हैं। तो इसके लिए आप एक्रोनिम याद रख सकते हैं, MAIN। पहला है मिलिट्रिज्म, दूसरा है अलायंस सिस्टम, तीसरा इंपीरियलिज्म, और चौथा है नेशनलिज्म। तो एक एक करके हम सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है मिलिट्रिज्म। तो इसमें हर देश ने अपने आप को कई तरह के आधुनिक हथियारों से लैस करने की कोशिश करी। मशीन गन्स का आविष्कार इसी वक्त हुआ था, और पहली बार दुनिया में मशीन गन्स प्रथम विश्व युद्ध में ही इस्तेमाल हुई। टैंक का भी पहली बार इस्तेमाल ब्रिटेन ने किया प्रथम विश्व युद्ध में। बड़े बड़े जहाज़ बनाए गए जो कि काफ़ी तेज़ थे और उन पर बड़ी बंदूकें लगी थी, और इसमें भी ब्रिटेन और जर्मनी सबसे अग्रणी थे। आर्मी का साइज़ बहुत बढ़ा दिया गया था। इससे वर्ल्ड वॉर वन के पहले आर्मीज़ इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन युद्ध की तैयारियों के लिए कई देशों ने बहुत ही बड़ी आर्मी खड़ी करके रख दी। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी सबसे आगे थे। ब्रिटेन और जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन काफ़ी तेज़ी से फैला था, और ये सबसे डेवलप्ड कंट्रीज़ थे। इसीलिए उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल किया अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। यानी कि अलग अलग फैक्ट्रीज़ में टैंक का प्रोडक्शन हो रहा है, नई मशीन गन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, रॉकेट्स बनाने की कोशिश करी जा रही है। ये सब ब्रिटेन और जर्मनी में हो रहा था, लेकिन दूसरे देश भी कोशिश कर रहे थे कि हम ब्रिटेन और जर्मनी की बराबरी कर लें, लेकिन ये दूसरों से कई गुना आगे थे। इस मिलिटरिज्म के कारण एक अवधारणा बन गई कई देशों में कि हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि हमें कोई दूसरा देश हरा नहीं सकता। तो ये एक बहुत ही गलत धारणा थी, और इसी धारणा के पीछे कई देशों ने अपनी आर्मी का साइज़ बढ़ाया। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था बड़ी आर्मी या फिर मॉडर्न आर्मी बनाने का। उसके बाद है अलग अलग संधियां या अलायंसेस जो कि यूरोप में साइन करी गई। तो देखिए यूरोप में
19वीं शताब्दी में पावर को मेंटेन करने के लिए अलग अलग देशों ने एक दूसरे के साथ गुपचुप समझौते कर लिए, कई सारी सीक्रेट ट्रीटीज साइन करी गई जो दूसरे देशों को पता नहीं होता था कि इन दो देश के बीच में कोई अलायंस है या फिर कोई समझौता हुआ है। तो आपको सिर्फ दो अलायंसेस याद रखनी है बड़ी बड़ी, बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला है ट्रिपल अलायंस, नाम से ही पता चल रहा है कि 3 देश होंगे, तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। ये साइन हुआ था 1882 में। दूसरा है ट्रिपल ऑन्टांट, ये था 1907 में, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच। पहले 1904 में ब्रिटेन और रशिया के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई, इसे कहा जाता है एंतांत कोर्डियाल। अगर किसी को मेरे फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन से दिक्कत है तो माफ़ कीजिएगा, मुझे फ्रेंच बिल्कुल नहीं आती है। तो देखिए ये एंतांत कोर्डियाल 1904 में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, और जब रशिया इससे जुड़ा तो ये हो गया ट्रिपल एंतांत 1907 में। तो अब देखेंगे आपकी इन्हीं तीन कंट्रीज़ जो मेन कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड वॉर 1 के, वो यही 3 थे। इस मैप से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ब्राउन कलर का जो एरिया है वो सारे देश हैं ट्रिपल अलायंस का हिस्सा, तो जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। याद रखिएगा इटली जो है वो ट्रिपल अलायंस का हिस्सा था, लेकिन उसने जर्मनी और ऑस्ट्रिया का साथ नहीं दिया, उसने दल बदल लिया, और जब लड़ाई शुरू हुई उसके कुछ महीनों बाद उसने फ्रांस और ब्रिटेन से हाथ मिला लिया और इनकी ओर से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। तो इटली ने अपना पाला बदल लिया, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर आप देख सकते हैं कि कई अलग अलग देश हैं, जो आज का चेकोस्लोवाकिया है, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, पोलैंड, यूक्रेन, रोमेनिया और क्रोएशिया, स्लोवेनिया, इटली का कुछ हिस्सा। तो ये सभी अलग अलग एथनिक लोग हैं जो कि इस ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा थे। तो जैसे आज भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट देश है, कई तरह के अलग अलग एथनिसिटीज़ हैं, उसी तरह से ऑस्ट्रिया हंगरी भी था, लेकिन ये टूट गया। और इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जब ऑस्ट्रिया हंगरी और बाल्कन्स का हिस्सा एक देश नहीं बन पाया तो भारत कैसे बन सकता है। लेकिन भारत पिछले 70 सालों से एक सक्सेसफुल देश की तरह चल रहा है, आज भी एक है, संगठित है। एक आपने वर्ड सुना होगा बॉल्कनाइजेशन, कहा जाता है आज़ादी के टाइम पे कि भारत का बॉल्कनाइजेशन हो जाएगा, अंग्रेज़ों ने ऐसा कहा था। बॉल्कनाइजेशन का मतलब है कि देखिए ये बॉल्कन्स हैं, ये इलाका पूरा बॉल्कन्स कहलाता है। तो ये सभी देश, रोमानिया, बल्गेरिया, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, अल्बानिया, ये बॉल्कन कंट्रीज़ हैं, और इनमें कई बार आपस में लड़ाइयाँ हुई हैं और इनके एरिया बदलते गए हैं। तो भारत में भी बॉल्कनाइजेशन होगा, ऐसा एक्सपर्ट्स ने कहा था आज़ादी के समय, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए फिर से आते हैं विश्व युद्ध पे। अब आप इस मैप को फिर से देखेंगे तो आप इसमें समझ पाएंगे कि जो जो पार्टनर्स थे इन अलायंसेस में वो कैसे एक साथ हुए। तो ये ऑरेंज कलर में देखेंगे जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन और ये इनके उपनिवेश, और इसके साथ ही बाकी पूरी दुनिया जो हरे रंग में है ये आपको दिखेगी अलाइड पावर्स का एरिया। तो आप यहीं पे देख सकते हैं ये अलाइड पावर्स क्षेत्रफल में ज़्यादा बड़ा था, तो इनके जीतने के चांसेस पहले से ज़्यादा हो गए थे क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे। ये एक छोटा सा चार्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग देशों के बीच में जो समझौते थे। तो देखिए इटली और जर्मनी के बीच में 1882, और ऑस्ट्रिया हंगरी भी, तो ये था ट्रिपल अलायंस। और उसके अलावा जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर के बीच में भी 1914 में एक समझौता हुआ। फिर रशिया और फ्रांस के बीच में 1894 में एक डील हुई थी, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ 1907 और 1904 के समझौते याद रखने हैं। तो 1904 में हुआ फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एंतांत कोर्डियाल, और रशिया जब जुड़ गया इसमें 1907 में, तब ये हो गया ट्रिपल एंतांत। ये कार्टून छपा था वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने के पहले जब ये अलायंसेस हुई थी। आप देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा बच्चा है सर्बिया, और अगर ये कह रहा है कि अगर आप मुझे मारोगे, ऑस्ट्रिया को ये कह रहा है आप अगर मुझे मारोगे तो आपको रशिया मारेगा, और रशिया के पीछे जर्मनी है। मतलब सब एक दूसरे को मारने जा रहे हैं, जबकि झगड़ा इनका आपस में है ही नहीं, झगड़ा तो सिर्फ इन दोनों का है, सर्बिया और ऑस्ट्रिया का। ये बात बिल्कुल सच साबित हुई और झगड़ा सर्बिया से ही शुरू हुआ। आगे हम देखेंगे कैसे। उसके पहले इम्पीरियलिज्म। तो देखिए सारे पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं वो चाहते थे कि हम अफ्रीका में, एशिया में अपनी अलग अलग कॉलोनीज़ बनाएं, जितना हो सके एरिया हम कब्जा कर लें। इसको कहा गया था स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की दौड़, कि जितना तेज़ी से आप एरिया कैप्चर कर सकते हैं आप कर लीजिए,
क्योंकि अफ्रीका बहुत ही बड़ा था और पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ था। तो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका 1880 के बाद शुरू हुआ, जब बड़े बड़े देशों ने लंबे चौड़े एरिया अफ्रीका में कब्जे कर लिए, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, इन सब ने, बेल्जियम, ब्रिटेन, इन सब में लीडर था। और सब चाहते थे कि हम ब्रिटेन का मॉडल कॉपी करें, क्योंकि ब्रिटेन काफ़ी सक्सेसफुल था। जैसा कि आपने इंडिया में भी देखा होगा, इंडिया पे राज करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ब्रिटिश इसमें सक्सेसफुल रहे। पूरी दुनिया के 25% हिस्से पे एक वक्त ब्रिटिश एम्पायर का राज था। तो कहीं ना कहीं इनका मॉडल सक्सेसफुल था, और इस 25% एरिया के कारण इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारा मैन पावर मिला। तो देखिए, भारत से 13 लाख सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ाई लड़ने के लिए ब्रिटेन को मिल गए। ये नंबर ब्रिटेन के अपने खुद के सोल्जर्स से ज़्यादा था। ब्रिटेन के